नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त पाकिस्तान का मैं आपको हाल बताऊं। पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर की तरफ इंडियन आर्मी तैनात है। इंडिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट राजस्थान के बॉर्डर पर हैं। गुजरात बॉर्डर पर इंडियन नेवी है और अब पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत ने नया नोटाम जारी कर दिया है। 2 से लेकर 11 नवंबर तक इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगी। गुजरात बॉर्डर से लेकर अरब सागर तक पाकिस्तान की सरहद के करीब इंडियन जेट्स उड़ान भरेंगे। 11 नवंबर तक इंडियन एयरफोर्स सर क्रीक के पास मिसाइलों के साथ शक्ति प्रदर्शन करेगी। राजस्थान का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर, अरब सागर, पाकिस्तान को 3 तरफ से घिरने का डर है। आर्मी के टॉप कमांडर्स लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि इंडियन आर्मी 70% युद्ध अभ्यास रात में कर रही है। रात में युद्ध कैसा होगा, इसके लिए सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ 30% वॉर एक्सरसाइज दिन में होती है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हर वो हथियार मौजूद है जिसकी जरूरत रात की जंग में पड़ेगी। पाकिस्तान से इस बार युद्ध रात में होगा। पाकिस्तान के खिलाफ रात में युद्ध शुरू होगा। रात के अंधेरे में हिंदुस्तान के टैंक गरजेंगे। आधी रात को इंडियन तोपखाना हल्ला बोलेगा। रात में इंडियन नेवी हमला करेगी। अंधेरे में राफेल, सुखोई पाकिस्तान पर बम बरसाएंगे। रात में बॉर्डर क्रॉस होगा। रात में पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर सूरज डूबेगा। इंडियन आर्मी युद्ध का शंखनाद करेगी। युद्ध होगा, जरूर होगा। यह बात पाकिस्तान अच्छे से समझ चुका है। युद्ध कब होगा, किस वक्त होगा, इसका इशारा त्रिशूल युद्धाभ्यास से मिल गया है। जहां पर सूरज ढलने का इंतजार होता है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर पर अंधेरा होता है, इंडियन आर्मी के टैंक, तोपें, एंटी टैंक सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम दहाड़ना शुरू कर देते हैं। इंडियन आर्मी रात में जंग की तैयारी कर रही है। पूरी रात भारतीय जांबाज युद्धाभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध रात में होगा। हमारा फोकस है मैक्सिमम ट्रेनिंग नाइट को हो, ताकि जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है हमारे सोल्जर्स में, उसका नाइट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम 70% ट्रेनिंग नाइट को कर रहे हैं और 30% ट्रेनिंग डे टाइम पे कर रहे हैं। हर रात आसिम मुनीर पर बहुत भारी है। जैसे ही अंधेरा होता है, पाकिस्तान में सायरन बजना शुरू हो जाता है। मुनीर को पता है ऐसी एक रात आएगी जो पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगी। रात में हमला कैसे होगा, किस सेना का क्या रोल होगा, इस पर बारीकी से काम हुआ है। रात में हमला करना मुश्किल और सबसे असरदार युद्ध नीति होती है।
लेकिन इसके लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। भारत के पास ऐसे टैंक हैं जो रात के अंधेरे में सटीक हमला कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के T-90 टैंक में नाइट विजन सिस्टम है, नाइट ट्रैकिंग डिवाइस है। T-90 का रेडार अंधेरे में दुश्मन की पोजीशन लॉक कर सकता है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे पहले सेना का तोपखाना हमला करेगा। टैंक, आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर से इतनी फायरिंग होगी, इतने गोले दागे जाएंगे, ऐसे लगेगा रात में कई सूरज निकल आए हैं। यह हमला इतना भीषण होगा, इतना तीव्र होगा कि पाकिस्तानी आर्मी को अपनी पोस्ट खाली करके भागना पड़ेगा। और यही पहला कदम होगा पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए। रात में आर्टिलरी फायरिंग के बीच में इंडियन आर्मी की रेजिमेंट बॉर्डर पर दाखिल हो जाएगी, उन इलाकों में जम जाएगी जहां से पाकिस्तानी आर्मी को पीछे धकेला जा सके। एक बात समझ लीजिए, इंडिया के पास ऐसे टैंक हैं जो रात में हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास भी ऐसे टैंक हैं जो रात में निशाना लगा सकते हैं। ग्राउंड नाइट वॉर एक्सरसाइज में हथियारों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो फासला बन गया है वो है इंडियन नाइट वॉरियर्स का। हर एक इंडियन जाबाजों के हेलमेट को देखिए, उनकी आंखों में लगे स्पेशल गॉगल्स को देखिए। ये दुनिया के सबसे एडवांस नाइट विजन आर्म्ड गॉगल्स हैं जो अब इंडियन आर्मी के पास भी हैं। अंधेरे में पाकिस्तानी सैनिक कहीं पर भी छिपा हो, इंडियन आंखों से नहीं छिप पाएंगे। इंडियन आर्मी ने लाइट मशीन गन पर भी ऐसे नाइट विजन सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है ताकि रात के अंधेरे में दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला किया जा सके। रात के रण के लिए इंडियन आर्मी तैयार है और यही सबसे बड़ी पाकिस्तानी आर्मी की कमजोरी है। ठंड का वक्त शुरू होने वाला है, अब रात लंबी होने लगी है और अंधेरा भी जल्दी होने लगा है। इंडिया की नाइट वॉर पॉलिसी के लिए सबसे सटीक वक्त है। भारतीय सेना को रात में बॉर्डर पार करना होगा, रात में पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करना होगा, रात में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाना होगा, रात में नया बेस भी बनाना होगा ताकि जब सूरज निकले तो पाकिस्तानी सेना के पास रिएक्शन के ऑप्शन खत्म हो जाए। अब समझिए रात में युद्ध के लिए किन किन हथियारों की जरूरत पड़ेगी और कौन से हथियार भारत के पास हैं। नाइट विजन असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी के पास है। थर्मल विजन टेलीस्कोप वाली स्नाइपर राइफल्स इंडियन आर्मी के पास हैं। लेजर रेंज फाइंडर के साथ लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन इंडियन आर्मी के पास है। नाइट विजन सिस्टम वाले ग्रेनेड लॉन्चर मशीन इंडियन आर्मी के पास है। नाइट विजन के साथ एंटी टैंक मिसाइल इंडियन आर्मी के पास है। रात में हमला करने वाले टैंक इंडियन आर्मी के पास हैं। रात में हमला करने वाले रॉकेट लॉन्चर इंडियन आर्मी के पास हैं। रात में सर्विलांस सिस्टम को सीमा पार इंस्टॉल करने की क्षमता इंडियन आर्मी के पास है। रात में काम करने वाले सर्विलांस ड्रोन इंडियन आर्मी के पास हैं। रात में अटैक करने वाले ड्रोन इंडियन आर्मी के पास हैं। नाइट विजन गॉगल्स इंडियन आर्मी के पास है। पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी हर एक नाइट वॉर वेपन के साथ पहुंच चुकी है। रात में युद्ध का अभ्यास भी शुरू है। इंडियन आर्मी अटैक के लिए रेडी है। वॉर का ऑर्डर प्रधानमंत्री मोदी देंगे और मोदी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका इशारा आज मिल भी गया। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है
ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। पाकिस्तान से रात में युद्ध होगा, यह लगभग तय हो गया है। कब होगा, क्या इसका जवाब भारतीय सेना के नए नोटैम से मिल सकता है? युद्धाभ्यास पाकिस्तान बॉर्डर पर 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। 288 घंटे तक पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। लेकिन अब 4 से 5 नवंबर के लिए भारत ने नया नोटैम जारी किया है, जहां नोटैम सरक्रीक के पास अरब सागर में जारी हुआ है। अरब सागर के बड़े हिस्से को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। पाकिस्तान को अब सबसे ज्यादा डर 4 नवंबर से लग रहा है। पाकिस्तान में तो यहां तक भविष्यवाणी होने लगी है। इस वक्त असल खतरा अफगानिस्तान वाली साइड से नहीं है, इस वक्त असल खतरा भारत से है। और 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इस वक्त ये बात वाजे कर दी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और ये तीनों डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के एंड से है। पाकिस्तान की फजाई हुदूद को बंद करने का एक और नोटम जारी हो चुका है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर कुछ इमरजेंसी ड्रिल्स की खबर आई है। ये सब कुछ जब हम एक इक्वेशन में डालते हैं तो बहुत कुछ हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाता है। इस मरतबा यूं लग रहा है कि ट्राई सर्विसेज क्लैश जो है वो इस वक्त दोनों साइड्स उसकी तैयारी कर रही है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस वक्त एग्रेशन का जवाब देने की तैयारी कर रहा है और इंडिया एग्रेशन की तैयारी कर रहा है। इंडिया का नोटम इन इफेक्ट है। इस वक्त इंडिया ने 30 अक्टूबर से यानी कि आज से 10 नवंबर तक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस का नोटम जारी किया हुआ है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। यह वही पाकिस्तान है जिसने 1965 में, 1971 में, 1999 में हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब वक्त बदल गया है। पाकिस्तान को लग रहा है एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा बदल देगा। पाकिस्तान ये बात अभी से मानने लगा है। अब पूरा सरक्रीक हिंदुस्तान का होने वाला है। ये तय हो गया है, क्या सरक्रीक ही इस बार मैदान जंग बनेगा। इंडिया का वॉर प्लान लीक हुआ है। इस्लामाबाद मीटिंग के अंदर ये तमाम राज फाश कर दिए गए हैं। 30 अक्टूबर से लेकर आप ये सीधा सीधा ये समझ लीजिए पूरा नवंबर ही भारत की तरफ से एक अलर्ट है, नोटम जारी कर दिया गया है। भारत की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनमें एयरफोर्स है, उनमें नेवी है, उनमें ज़मीनी जो फ़ौज है, बड़ी तादाद के अंदर भारत के रफ़ाल त्यारे हों, सखोई हों, फिर इसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में टैंक्स हो, ज़मीनी फ़ौज हो, नेवी हो, ये तमाम आपको एक साथ मुश्तरका तौर के ऊपर मशक़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत की तरफ से सरक्रीक की बात क्यों की जा रही है और क्या वजह है कि ये छोटा सा कुछ किलोमीटर के इलाके पर मुश्तमिल ये जो इलाका है ये एक बार क्यों आलमी खबरों की जीनत बन चुका है। देखिए, जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले को हल करने की बात की है तो भारत ने हमेशा ये कहा है कि पहले कश्मीर वाले मामले को आप डालें, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर डालें, लेकिन पहले जो है वो सरक्रीक वाला मामला हल हो जाए। कुदरती वसाइल के हवाले से भी बात की जाती है कि यहाँ पर बड़े पैमाने के तेल के ज़खायर भी पाए जाते हैं। भारत ये चाहता है कि हम यहाँ पर इस हिस्से के ऊपर कंट्रोल करके हम अपने तेल के ज़खायर को, अपनी इस इंडस्ट्री को मज़ीद वुसअत दे सकते हैं। पाकिस्तान चूँकि हमेशा से एनर्जी सेक्टर के अंदर मसाइल का शिकार रहा है, पाकिस्तान के लिए भी ये इलाका इंतहाई अहमियत का हामिल है और यही वो वजह है कि पाक बहरिया के जो सरबराह हैं उन्होंने हाल ही में इस इलाके का, इस खत्ते का, इस जगह का दौरा भी किया। 12 दिन तक अलर्ट मोड में रहना, 12 दिन तक युद्ध के लिए तैयार रहना, 12 दिन तक आसमान में लगातार उड़ान भरते रहना, 12 दिन तक बॉर्डर पर जवानों को मोबिलाइज करना बहुत महंगा काम होता है। सेना के इतने मूवमेंट में करोड़ों डॉलर का खर्चा आ जाता है। आर्मी को रिजर्व फ्यूल ऑयल तक इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में यही हो रहा है। इंडियन फोर्सेस युद्धाभ्यास कर रही हैं। पाकिस्तानी सेना को भी मजबूरी में रिएक्शन देना पड़ रहा है। भारत ने एक और नोटैम जारी किया है। अब 2 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक अरब सागर के एयर स्पेस में एक्सरसाइज होगी। पाकिस्तान ने जवाब में 1 और 2 नवंबर को अरब सागर में नेवी का नोटैम जारी किया है। मई में जब पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को टारगेट किया गया था उस वक्त देश भर में मॉक ड्रिल हो रही थी, बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज हो रही थी। इस बार नोटैम जारी हो रहे हैं। माहौल बिल्कुल युद्ध वाला ही है।
याद रखिएगा, पहले भी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये शुरू हो गई। निहायत ही विजिलेंट रहने की, निहायत मोहतात रहने की हमें जरूरत है। यहाँ तो सोच ही है कि मर गए तो शहीद, नहीं तो गाजी। और मैं पाकिस्तान की अवाम से भी ये अपील करूंगा कि कोई भी जो है वो पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। अगर कोई ऐसा होता है कि कोई इंडिया जो है ये दोबारा कोई शरारत करते हैं और पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देते हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के साथ खड़े हों। इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, चक्कर ही कोई नहीं। अभी रिसेंटली एक मोडेम भी जारी किया है कि जिसमें वो जनाब जो है वो एक्सरसाइजेस शुरू करने लगे हैं बॉर्डर एरिया के ऊपर, और उनकी जो एयरफोर्स है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेगी। आज पाकिस्तान में भी ये चर्चा चल रही है कि गालिबन कोई 8 या 10-12 नवंबर इसके आसपास जो है वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो भी एक्सरसाइज करेगी बॉर्डर्स के ऊपर। इस वक्त बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान बॉर्डर के पास इंडियन जेट्स उड़ान भर रहे हैं। मिसाइल से लैस राफेल, सुखोई पाकिस्तान बॉर्डर के पास उड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जब भी इंडिया पर हमला किया है उसने पहला वार एयरफोर्स से ही किया है, चाहे 1965 हो या फिर 1971। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पहली मिसाइल दागी, लेकिन आखिरी मिसाइल दागने के लिए उनके पास ना प्लेन बचे और ना जज्बा। 1965 की जंग में पाकिस्तान के पास 150 जेट्स थे, जिसमें 73 जेट्स भारतीय सेना ने मार गिराए थे। 1971 की जंग में पाकिस्तान के पास करीब 230 जेट्स थे, भारत ने 80 जेट्स मार गिराए थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास 408 फाइटर जेट्स हैं, भारत के पास 615 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स रैंक 7 है, जबकि इंडियन एयरफोर्स रैंकिंग 3 है। इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स पर जमीन से हमला होगा, आसमान से वार होगा। इसका युद्धाभ्यास भी चल रहा है। यह त्रिशूल युद्धाभ्यास का मैदान है, जहां पर देखिए कैसे एक प्लेन उड़ रहा है और उस पर निशाना लगाया जा रहा है, कैसे कई प्लेन और ड्रोन को रात और दिन में उड़ाया जा रहा है और उनको तबाह करने का अभ्यास हो रहा है। यह तैयारी जंग की है, उस जंग की जो पाकिस्तान का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बदल देगी। जंग जिसके होने में मुझे पहले दिन से कोई शक नहीं था, मुझे भी और मेरे बहुत से दोस्तों को भी। अब बेशुमार दोस्त, नए लोग हमारे हम रकाब हो गए हैं और हक है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो इकदाम कर सकें करेंगे। इन अदर वर्ड्स, कर लो जो करना है, हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम फिर ये करेंगे, हम फिर वो करेंगे। तो भाई आप भी तैयार हैं, ये भी तैयार हैं, वो भी तैयार, ये भी तैयार। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसकी तरफ हम नहीं जाते, ये वक्त बताएगा। क्योंकि ये गैर जरूरी सा नॉस्ट्राडामस बनने की मुझे भी जरूरत नहीं है और मेरा ख्याल है यू आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। जंग के नतीजे में वो कुछ आप देखने जा रहे हैं जो आपने, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और मैं अंडर ओथ आपको बता रहा हूं कि आपने गुज़िश्ता मिलेनियम में ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स पुट टुगेदर आर नॉट इवन द 50% ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू सी। सोचते रहें, गौर करें, डॉट कनेक्ट करें कि इतना बड़ा तगय्युर, स्केल इतना छोटा सा है। आप कह रहे हैं कि ये जंग स्पिल ओवर नहीं करेगी, ये नाज़ीज़ भी नजर नहीं आ रहे, ये सोवियट्स भी नजर नहीं आ रहे, ये वेस्टर्न वर्ल्ड भी नजर, यानी 2 ममालिक में होने वाली चंद, और जंग ज्यादा तवील भी नहीं, ये भी मैंने गुजारिश की है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे एडवांस युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया की सबसे एडवांस जंग शुरू हो जाएगी, जो यूक्रेन रूस जंग से आगे की जंग होगी। इस बार इंडियन आर्मी की ऐसी तैयारी है। पहले तो इक्विपमेंट हमारे के अंदर, अभी आपने देखा कितने ड्रोन हम ले चुके हैं, उसमें सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, अटैक ड्रोन्स हैं और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं जो कि हमारे सभी यूनिट्स के अंदर दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करा जा रहा है। हर एक इन्फेंट्री डाल के अंदर एक अश्नी प्लेटून आई गई है जो कि ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन का कार्रवाई करेगी। उन प्लेटून की भी ट्रेनिंग स्कूल्स खुल चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है और वो भी इस काबिलियत को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं ताकि आने वाले समय पे ये इक्विपमेंट पूरी साल हो जाए। उसी मुताबिक आर्मर्ड रेजिमेंट, आरटी रेजिमेंट्स के अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे चीफ साहब ने बोला है देवास्त्र बैटरी आ रही है और शक्ति बान बटालियन आ रही हैं जो कि बहुत लॉन्ग रेंज तक लॉइटर मिशन का यूज करेंगे और जिस तरह की भी हमारी होगी। मई में आसिम मुनीर ने अपनी इमेज चेंज करने के लिए पहलगाम हमला करवाया था। अब उसकी कुर्सी बदलने की बारी है, जो इंडियन आर्मी करेगी। इस युद्ध में पाकिस्तान या तो पीओके खोएगा या फिर सर क्रीक उसके हाथ से जाएगा, जिसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भागने के लिए फील्ड तक नहीं मिलेगी। गुज़िश्ता रात कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर की और कहा कि जी हाई अलर्ट है, पाकिस्तान एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है और सरगोदा जो F-16 का हब है
वहाँ से अब खैर F-17 थंडर और शायद J-10C भी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो 10 जो पाकिस्तान के जहाज़ हैं उन्होंने इमरजेंसी में टेक ऑफ किया और वो पेट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान में इस किस्म की सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। लेकिन जो अभी तकरीबन 12 दिन की जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं इंडिया की, ख़ास तौर पे सरक्रीक के इलाके में करीब, वहाँ पर ये बात हमें काफ़ी सुनने को मिल रही है कि जी इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि इंडिया कोई छोटे से इलाके में कोई कार्रवाई करे। नहीं है ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर, ना वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं ना पाकिस्तान उनके ऊपर ट्रस्ट करता है कि किसी भी वक्त कुछ भी पॉसिबल है। पाकिस्तान को लग रहा है कि तालिबान ने हिंदुस्तान के कहने के बाद पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान ने बगराम एयरबेस तक इंडिया को दे दिया है, जहां से इंडियन जेट्स पाकिस्तान पर मिसाइल लॉन्च करेंगे। भारत को बाकायदा हरी झंडी अफगान तालिबान ने दिखाई है और बगराम एयरबेस भारत के हवाले किया जा सकता है। साथ साथ पाकिस्तान भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। ताजिकिस्तान का जो एयरबेस खाली किया था भारत ने, अब वो एयरबेस अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस जो भारत है उसके हवाले हो सकता है। ये डर अच्छा है, जितना दुश्मन कंफ्यूज रहेगा उतना उसकी तैयारी कमजोर होगी, जैसा इतिहास में हर बार पाकिस्तान के साथ होता है। 1965 में पाकिस्तान को लगा था कि इंडिया सिर्फ कश्मीर में लड़ेगा, जबकि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिया, लाहौर तक पहुंच गए। 1971 में पाकिस्तान को लगा था कि भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। भारत ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। अब 2025 की बारी है, जहां मुनीर को समझ नहीं आ रहा है हमला कहां से होगा, पीओके या सरक्रीक। नरेंद्र मोदी ने भी विक्रांत के ऊपर से एक स्टेटमेंट दी, राजनाथ सिंह ने भुज से एक स्टेटमेंट दी थी इसी किस्म की, और फिर अभी रिसेंटली जब जैसलमेर में जो है वो मशकें जो है वो शुरू हुई तो उस वक्त भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ब्राह्मोस जो है वो पाकिस्तान के हर कोने तक जा सकता है। भारतीय वज़ीर दिफा ने अभी रिसेंटली जो है वो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं SIDM, उसका एक सालाना इजलास था, उसे खिताब करते हुए बड़ी एक इश्तियाल अंगेज़ जो है वो स्टेटमेंट दी और कहा कि सरहदों पर जो जंग है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और उसके लिए जो है वो पूरी कौम तैयार है। सरक्रीक का जो हमारा इलाका, उससे कुछ जो है वो टुकड़ा, कोई चौकी, कोई जगह जो है उसको हथियाना चाहता है। उसके अलावा उसका दूसरा जो मरकज़ है वो बुनियादी तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर है, उसकी नज़रें वहाँ पे लगी हुई हैं और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर काफ़ी जो है वहाँ पे प्रेशर इस वक्त मौजूद है। इस जो त्रिशूल मश्क जो आज से जो है वो शुरू हो गई है, वस्ती इंडिया में वो मश्क जो है वो रोमियो R1 करने जा रहे हैं, जो बुनियादी तौर पे फ़िज़ाइया की मश्क है 3 नवंबर से 28 नवंबर तक। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो इंडिया अपनी जो नेवल फोर्सेज हैं उनकी जो है वो त्रिशूल मशकों के बहाने वो मुख्तलिफ जो अपने एसेट्स हैं उनको अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहरा अरब के करीब ला रहा है। असल में वो जो उनकी बेसिकली स्ट्राइक कोर्स उनकी पीछे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रहे हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो सरक्रीक का। पाकिस्तान के लिए आज रात भारी है, अगली हर रात भारी है, क्योंकि इस बार रात में पाकिस्तान में आग लगेगी। पाकिस्तान से युद्ध रात में होगा। अब पुतिन की सेना धूल उड़ा रही है, बिल्डिंगें गिरा रही है। पुतिन की आर्मी एक्चुअली बहुत तबाही मचा रही है। ड्रोन्स, मिसाइल्स, परमाणु, हर तरीके के हथियार युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं तो टेस्ट हो रहे हैं। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा यूक्रेन में बहुत विनाश हो रहा है। सच में वॉर होती क्या है और वॉर जोन कैसा दिखता है, यह आप युद्ध की आज की तस्वीरें देखेंगे तो पता चलेगा। युद्ध कैसे मंजर बदल देता है, वॉर कैसे शहर और इलाके की तस्वीर बदल देती है। देखिए एक रिपोर्ट। यूक्रेन पर भयंकर बमबारी हो रही है। पुतिन के फैब 500 बम भयानक विध्वंस कर रहे हैं।
रूसी ऑप्टिक फाइबर ड्रोन ज़ेलेंस्की की टैंक आर्मी में तबाही मचा रहे हैं। पुतिन दनादन मिसाइलें दाग रहे हैं, यूक्रेन जल रहा है। Сначала 4 снаряда, тут уже пришла небольшая корректировка, выпустили еще по этой цели. Впоследствии мы узнали, что это был... पुतिन की रॉकेट आर्मी मैदाने जंग में ही वॉरहेड फिट कर फायर कर रही है। दुश्मन को देखो, ड्रोन असेंबल करो और लॉन्च कर दो। युद्ध का 1344वां दिन है। पुतिन युद्ध में कितनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? उसका अनुमान इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। रूसी आर्मी टारगेट लॉक करने के बाद रणभूमि में ही ड्रोन असेंबल कर रही है, वहीं से ड्रोन फायर कर रही है। ऐसा युद्ध कोई आर्मी तभी लड़ती है जब दुश्मन का उसे रत्ती भर भी डर नहीं हो। जब लड़ाई टफ होती है तब ड्रोन अटैक भी छुप छुपा कर किए जाते हैं। यहां तो पुतिन की आर्मी खुले मैदान में आती है, बख्तरबंद गाड़ी से बक्से उतारती है, ड्रोन असेंबल करती है और फिर ज़ेलेंस्की के बचे खुचे जवानों पर फायर कर देती है। ये तस्वीरें खारकोव की हैं। रूस की आर्मी को सूचना मिली कि यहां यूक्रेनी सैनिक जंगल में छिपे हुए हैं और वहां से रुक रुक कर हमला कर रहे हैं। रूस की स्कैट डिवीजन के जवान ड्रोन लेकर पहुंचे, वहां विस्फोटक फिट किया और ड्रोन को असेंबल करने के बाद यूक्रेन की पोजीशन को तबाह कर दिया। ये तस्वीरें भी यूक्रेन के खारकोव की हैं, जहां वारवोवका गांव में यूक्रेनी सेना ने T-64B5 टैंक छुपा रखे थे। इसकी जानकारी मिलने के घंटे भर के अंदर ही ऑप्टिक फाइबर से लैस रूसी ड्रोन ने टैंक की पोजीशन को लॉक किया और उसे तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने गांव में कई टैंक छुपा रखे थे। रूसी ऑप्टिक ड्रोन ऑपरेटर ने एक एक कर सभी टैंक को लॉक करने के बाद विस्फोटक से तबाह कर दिया। जब पुतिन की आर्मी खारकोव में इतनी बेखौफ है, ज़ेलेंस्की की टैंक आर्मी कहीं प्रतिरोध करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो सोचिए पोक्रोवस्क का क्या हाल होगा, जिसे 3 दिन से रूसी आर्मी ने 3 तरफ से घेर रखा है। पोक्रोवस्क की लड़ाई में ज़ेलेंस्की को एक और बड़ा झटका पुतिन ने दिया जब रूसी आर्मी ने नदी में बने पुल को उड़ा दिया। रूस ने पुल को उड़ाने के लिए फैब 500 एरियल बम का इस्तेमाल किया। एक ही धमाके में पुल के परखच्चे उड़ गए। अब ज़ेलेंस्की के पास पोक्रोवस्क में फंसे करीब 5 से 10 हजार सैनिकों के लिए हथियार और रसद भेजने का यह रास्ता भी बंद हो गया है। हमारे लिए सबसे मुश्किल पोक्रोवस्क की दिशा है। वहां पिछले हफ्तों की तरह सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है। रूसियों का जमावड़ा है। कब्जा करने वाले हर तरफ से पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां बहुत तबाही हो रही है, जो पूरे यूक्रेन के लिए बहुत दुखद है। कुपियांस्क में स्थिति अभी भी मुश्किल बनी हुई है। ओलेक्सांद्रविस्क दिशा में रोजाना दर्जनों हमले हो रहे हैं। वहां लड़ रहे अपने हर सैनिक को मैं धन्यवाद देता हूं। पुतिन का फैब 500 बम सोवियत संघ के जमाने में तैयार किया गया था। इसमें 500 किलोग्राम का खतरनाक विस्फोटक लगा है, जो किसी भी बिल्डिंग, टैंक, बख्तरबंद वाहन को उड़ा सकता है।
यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने इसे अपग्रेड किया है। इसमें अब कैमरा लगा है और 2 पंखों की मदद से यह 200 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरते हुए टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। पोक्रोवस्क की लड़ाई में पुतिन फैब 500 और ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके आगे ज़ेलेंस्की की सेना खुद को बेबस महसूस कर रही है। पुतिन का दावा है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना पूरी तरह से घिर चुकी है, उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब पोक्रोवस्क सिटी में कोई बड़ी लड़ाई नहीं चल रही है। ज़ेलेंस्की की सेना हथियार डाल चुकी है। पुतिन ने विदेशी मीडिया को वहां जाने की परमिशन दी है ताकि कीव में बैठे ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि उनकी सेना का पोक्रोवस्क में क्या हाल है। पोक्रोवस्क के बाहरी इलाकों में कई जगह रूस का झंडा फहरा रहा है। पोक्रोवस्क को यूक्रेन की डिफेंस वॉल भी कहा जाता है। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर पोक्रोवस्क सबसे अहम सप्लाई और ट्रांसपोर्ट हब है। रूस के पोक्रोवस्क जीतने के बाद अब ज़ेलेंस्की के लिए डोनेट्स्क में कुछ भी बचाना मुमकिन नहीं है। वे इस बात के खिलाफ नहीं हैं कि हम मीडिया, विदेशी और यूक्रेनी पत्रकारों को घेरे हुए क्षेत्र में जाने की अनुमति दें ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि वहां क्या हो रहा है। घेरे में फंसे यूक्रेनी सैनिकों की स्थिति देख सकें ताकि यूक्रेन का राजनीतिक नेतृत्व अपने नागरिकों, अपने सैनिकों के भाग्य के बारे में प्रासंगिक निर्णय ले सके, जैसा कि उन्होंने अज़ोवेस्टल में किया था। हम केवल यूक्रेनी पक्ष की ओर से संभावित उकसावे को लेकर चिंतित हैं। हम एक निश्चित अवधि के लिए कुछ घंटों के लिए लड़ाई रोकने को तैयार हैं ताकि पत्रकारों के समूह 2 या 3 या 6 घंटों के लिए वहां जा सकें, यूक्रेनी सैनिकों से बात कर सकें और वापस लौट सकें। पोक्रोवस्क के आगे रूस की अजोव ब्रिगेड अब पूर्वी यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर कॉन्स्टेंटिनोवका सिटी पर हमले शुरू कर चुकी है। यह शहर पूर्वी यूक्रेन का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। डोनेट्स्क प्रांत में यह ज़ेलेंस्की की आर्मी का बड़ा बेस है। रूस ने रात में यहां फैब 3000 बम से हमले किए। शहर में सैकड़ों बिल्डिंगें रूसी हमलों के बाद टूट गई हैं। सैकड़ों फ्लैट तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की आर्मी के बेस धू कर जल रहे हैं। डोनेट्स्क के बाद अब पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन का सुमी इलाका भी है। यहां रात में मिसाइल और ड्रोन से रूस ने हमला किया। मिसाइल की मार से कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई देखी जा सकती हैं। रूस का दावा है कि सुमी अटैक में यूक्रेन न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला पावर सबस्टेशन भी तबाह हो गया। पुतिन का आक्रोश अब ज़ेलेंस्की के रेल नेटवर्क पर फूट रहा है। ज़ेलेंस्की जब जब रूस के किसी गैस सप्लाई स्टेशन या पावर स्टेशन को निशाना बनाते हैं, पुतिन यूक्रेन के रेल नेटवर्क पर तबाही मचा देते हैं। सुमी में रात में रेल नेटवर्क पर रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने भारी तबाही मचाई। पुतिन अब सोवियत जमाने की मिसाइलों के साथ साथ नए जमाने की घातक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमला बोल रहे हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस 9M729 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। नाटो देशों ने इसे SSC-8 कोड नेम दिया है। इसे रूसी कंपनी NPO नोवेटर ने विकसित किया है। इसमें 6 लॉन्चर हैं जो 84 मिसाइलें एक बार में फायर कर सकते हैं। अगर स्वार्म ड्रोन के साथ इसे दुश्मन के किसी ठिकाने पर फायर किया जाए तो किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेदकर वहां तबाही मचाई जा सकती है। रूस दावा करता है कि यह मिसाइल 500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है, जबकि नाटो देशों का दावा है कि रूस की 9M729 क्रूज मिसाइल 500 किलो विस्फोटक के साथ 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे रेडार के लिए इसका पता लगाना मुश्किल होता है। रूस ने इसे भी मॉडिफाई कर लिया है। इस्कंदर मिसाइल के लॉन्चर से इसे भी लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर ली है। यह यूक्रेन के ज़पोरिज़िया प्रांत का क्रास्नोगोर्स्कोए गांव है। पुतिन की मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड और 5वीं बटालियन ने यहां हमला बोल दिया है।
बीती रात यहां रूसी फौजों ने क्रास्नोगोर्स्क को यूक्रेन के कब्जे से छीन लिया। यूक्रेनी सेना को ड्रोन अटैक में पहले पीछे धकेला और फिर आमने सामने की लड़ाई में उन्हें खदेड़कर गांव पर कब्जा कर लिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस की वोस्टोक ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है। एक हफ्ते में यानचुर नदी के पास 5 गांवों पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। 1344 दिन की लड़ाई में ज़ेलेंस्की 21% जमीन गंवा चुके हैं। चारों प्रांत लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन के ज्यादातर इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है। अब रूसी सेनाएं सुमी, नेप्रोपेट्रोवस्क की तरफ बढ़ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने अगर जल्द सरेंडर नहीं किया तो उन्हें यहां भी पोक्रोवस्क की तरफ भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। In Pokrovsk to surrender would not only be a humane thing, it would also long term mean that these were soldiers who would return to Ukraine. But because authorizing soldiers to surrender would confirm to Zelensky's American and European friends that he has been lying all along.